तो आज की क्लास में बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे सर्कुलर करंट लूप के एक्सिस पर। तो इसके लिए सबसे पहले ये हमने एक सर्कुलर लूप बनाया जिसमें करंट की डायरेक्शन हमारी इस ये है ऐसे। अब इस लूप का हमने एक सेंटर लिया दैट इज ओ। इस सेंटर से x डिस्टेंस पर इस रिंग की एक्सिस जिसको हम बोलेंगे, ये x डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट ले लिया P। दिस इज द डिस्टेंस x। अब देखिए डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की। देखिए करंट की डायरेक्शन ये हर पॉइंट पर आपको पता है कि जो सर्कुलर लूप होगा उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मैं इस पॉइंट पर निकालूं तो वो क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर। ठीक है, इसी तरह से मैंने यहां पर क्या लिया, एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया, स्मॉल करंट एलिमेंट। तो इस पॉइंट पर, इस छोटे से पॉइंट पर जो करंट एलिमेंट होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आइडियल। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने क्या बताया आपको, परपेंडिकुलर होगी एवरी पॉइंट पर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। सिमिलरली जिस तरह से, क्योंकि हर एक पॉइंट पर जो अपोजिट पॉइंट्स होते हैं सर्कुलर लूप पर, उन पर सेम मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो इस केस में जो डायरेक्शन हो जाएगी, ये डायरेक्शन आएगी डीएल की। ठीक है, अब देखिए ये जो स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है, इससे हमने इस पी पॉइंट का डिस्टेंस ले लिया स्मॉल आर ऐसे। सिमिलरली यहाँ नीचे से भी सेम, क्योंकि करंट एलिमेंट है तो ये जो डिस्टेंस होगा ये भी क्या हो जाएगा, सेम। तो ये डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, स्मॉल आर। अब यहाँ पर इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि डीएल के परपेंडिकुलर हमने बोली है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ जाएगी। सिमिलरली इस यहाँ पर डाउनवर्ड्स भी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये आएगी। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको इधर बना के दिखाती हूँ साइड में, ये आपका की एक्सिस वाली लाइन है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है, एक इधर और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब हम कंपोनेंट्स बना देते हैं। ये डीबी है, स्मॉल एलिमेंट डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज आल्सो डीबी, स्मॉल एलिमेंट आइडियल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। इस डीबी के अगर मैं कंपोनेंट्स बनाती हूँ तो एक कंपोनेंट, सबसे पहले तो मुझे थीटा एंगल डिसाइड करना पड़ेगा। और अगर मैं थीटा यहाँ लेती हूँ, अब देखिए ये थीटा लेने का क्या तरीका है। यहाँ पर पहले जो हमारी मेन एक्सिस है, मैंने ये एंगल थीटा माना, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब देखिए अगर ये एंगल यहाँ पर मैंने एक कंपोनेंट जिस तरह से वहां बनाया इस डीबी का, तो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट में यहाँ भी बना देती हूँ डीबी। ये क्या हो जाएगा, डीबी कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ नीचे की तरफ भी एक कंपोनेंट बन गया डीबी कॉस थीटा। अब ये देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल, ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है।
और ये भी पूरा 90 डिग्री का एंगल है, दिस एंगल इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री। तो अगर मैं इसको कंप्लीट 90 डिग्री का एंगल मानूं तो ये वाला जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा आएगा 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, इस एंगल को मैं y मान लेती हूँ। अब मुझे ये y वाला एंगल, ये देखिए यहाँ पर जो मुझे रिक्वायरमेंट है, चाहे मैं ऊपर से लूं चाहे मैं नीचे से लूं, मुझे ये वाले एंगल की रिक्वायरमेंट है, इस वाले एंगल की, से दिस, इसको मैंने y मान लिया। अब देखिए ये एंगल पूरा 90 डिग्री है, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, और ये वाला भी पूरा एंगल 90 डिग्री है। तो मैं यहाँ से क्या y एंगल की वैल्यू निकाल सकती हूँ, मैं चाहे ऊपर भी ले लूँ या नीचे, कहीं पर भी हम ले सकते हैं एंगल को। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये तो थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा प्लस y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो अब ये देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये थीटा आ गया माइनस थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 से 90 कैंसल, और y क्या आ गया, थीटा। तो इसीलिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एंगल है, हमने क्या ले लिया, थीटा। ये एंगल क्या हो गया, थीटा। तो अभी हम y की जगह इसको थीटा कर देते हैं, दोनों सेम ही एंगल है। यहाँ से आपको क्लियरली थोड़ा समझ में आएगा। ये dB का एक कंपोनेंट, दिस इज dB cos थीटा हो गया, जो थीटा के अलोंग होगा, और सिमिलरली यहाँ पर भी ये थीटा के अलोंग वाला जो कंपोनेंट है ये dB cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट इस वाले dB के लिए dB sin थीटा, और इस वाले dB के लिए भी ये वाला कंपोनेंट dB sin थीटा। अब देखिए जो dB cos थीटा वाला कंपोनेंट है ये इक्वल और अपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो इस dB sin थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से बनेगी। यहाँ इस फिगर से हमें ये चीज अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, अब देखिए स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर, हम पीछे फॉर्मूला निकाल चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, तो वो क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड एट P मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। अब इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, dB, ये हो जाएगा म्यू अपॉन 4 पाई, फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता ही है, आइडियल साइन थीटा, और इस पर्टिकुलर केस में थीटा हमारा कितना है, 90 डिग्री, अपॉन इस P पॉइंट का इस एलिमेंट से डिस्टेंस कितना, R, तो ये R स्क्वायर। ठीक है, ये तो स्मॉल एलिमेंट की वजह से हुआ। अब हम चाहते हैं कि कंप्लीट इस सर्कुलर लूप या रिंग पर कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये B क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन थीटा फॉर होल लूप, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो B हमारा क्या आया है, dB हमारा क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए साइन थीटा इस डायग्राम में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ डिस्टेंस इस लूप का सेंटर रेडियस लेना भूल गई, ये रेडियस है R,
तो साइन थीटा की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर अपॉन आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, आर बाय आर। देखिए अब आगे, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, आर बाई आर। ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। और इंटीग्रेशन हम किसका कर देंगे, सिर्फ डीएल का, क्योंकि बाकी सारी जो टर्म्स है वो क्या है, कांस्टेंट। तो बी क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, यहाँ पर ये आर क्यूब आर, और डीएल को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसल आउट हुआ, और ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सिस पर, ये जो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आया, ये देखिए यहाँ से, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर जो हमने डायरेक्टली ये 3/2 लिख लिया, अगर कंफ्यूजन है आपको तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं। देखिए रूट में था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, ये रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये आर की जगह हम क्या लिख सकते थे, ये बाहर 2 है, 2 और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रूट है ये, और आर क्यूब है, ये क्यूब लगा दिया। अब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट हटा के हम पावर 2 लगा सकते हैं, और इंटू 3 है ये, तो यहाँ से ये आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/3। ठीक है, और नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये आएगी अलोंग सेंटर। देखिए कैसे, नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, अलोंग सेंटर ये। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूले में याद दिला दूं कि अगर हमारा ये आइडियल बाय आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, और अगर हमें डायरेक्शन इंक्लूड करना होता है फॉर डायरेक्शन, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये डायरेक्शन के लिए जो डी बी होगा वो परपेंडिकुलर होगा डीएल के, और डी बी परपेंडिकुलर होगा आर के भी। तो इस तरह से आप स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहाँ याद रखना है। देखिए ये करंट कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, यहाँ पर करंट क्या आ रहा है, बाहर की तरफ। अब हमने जो आपको बना के अभी डेरिवेशन बताई वो यहाँ पर इस एक्सिस पर ये पॉइंट लिया, ये डीबी की डायरेक्शन थी, ये डीबी की डायरेक्शन थी। और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, देखिए क्योंकि बी नेट की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, ये नेट की डायरेक्शन होती है, पैरेललोग्राम आप लोगों को पता है अच्छे से, ये नेट की डायरेक्शन होगी। सिमिलरली ये तो हमने एक इस साइड लिया पॉइंट, लेकिन अगर मैं यहाँ पर भी दूसरी साइड भी इस लूप के मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगी तो उसकी डायरेक्शन देखिए कहाँ आएगी, ये
ये लूप की दूसरी तरफ डायरेक्शन आएगी। कंपोनेंट क्या बन जाएंगे, ये इधर डीपी बनेगा और ये इधर डीबी बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन सेम डायरेक्शन ऑन आइदर साइड ऑफ द लूप। लूप के दोनों साइड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। ठीक है। और अगर हम अब करंट मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस करंट नहीं डिस्टेंस का अगर हम कर्व बनाएं तो वो कर्व देखिए कैसे होगा। दोनों साइड की बात हो रही है, दोनों साइड हम लेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से वाई एक्सिस पर आपने बी लिया और एक्स पर डिस्टेंस लिया उस एक्सिस का। तो ये यहाँ से मैक्सिमम होगी एक पॉइंट पर और फिर ये डिक्रीज होती जाएगी, ये ऐसे। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ये हमेशा या तो एक्स एक्सिस के अबव होगी या बिलो होगी, वाई एक्सिस पर कुछ भी नहीं होगा। देखिए क्योंकि एक्स, अब देखिए अगर हम एक्स को इन्फिनिटी लेते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। अगर हम ये पी पॉइंट और बहुत दूर कहीं ले लेते हैं एक्स एक्सिस पर, तो आप अगर ये फॉर्मूला इन्फिनिटी पर, तो ये देखिए फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो अगर x बहुत ज्यादा दूर हो जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड का देखिए रिलेशन क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन है। अगर x इन्फिनिटी पर हो गया, x बढ़ गया, तो b डिक्रीज होगी। और हमने x की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते कहाँ हम लेके जा रहे हैं, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और ये जो मैंने आपको बोला ग्राफ, ये ग्राफ बहुत तरीके के बन सकते हैं। अगर ऐसे बना दिया आपने वाई एक्सिस से कंपेयर करके तो ये ग्राफ गलत बन जाएगा हमेशा। या तो ये एक्स एक्सिस के अबव होगा या एक्स एक्सिस के बिलो होगा। ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि अब मान लीजिए कि जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमारा ये पी पॉइंट था, ये इस लूप से दूर है, इन्फिनिटी पर नहीं है पर दूर है। तो इफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन is far away from loop। फार अवे फ्रॉम लूप का मतलब है कि x जो है वो r से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो वी विल नेग्लेक्ट आर स्क्वायर देयर। तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स की पावर 3। अगर हम सेंटर पर निकालना चाहें b की वैल्यू, तो देखिए सेंटर पर निकालने के लिए x क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि x क्या था, x हमने क्या माना था, सेंटर से p पॉइंट का डिस्टेंस। अब अगर हमने इस x पॉइंट को यानी ये p पॉइंट को ला करके सेंटर पे ही रख दिया तो क्या हो गया, x की वैल्यू हम क्या मानेंगे, डिस्टेंस क्या हो गया, 0। तो देखिए क्या फॉर्मूले में चेंज आएगा। सेकंड हमारी कंडीशन आती है, अगर B मैग्नेटिक फील्ड आपको सर्कुलर लूप के सेंटर में निकालनी है, इफ बी एट सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप, तो सेंटर के लिए x की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये 0 रख दिया हमने, और यहाँ 3/2। तो देखिए क्या आता है फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ये क्यूब से यहाँ से ये 2r कटे
तो फाइनल आंसर आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये उसका फॉर्मूला है। अब मान लीजिए ये तो अभी हमने एक सिंगल टर्न से कैलकुलेशन की। अब मान लीजिए रिंग पर n टर्न्स है। व्हाट हैपन्स if there are n turns in the ring? ठीक है, n टर्न्स का मतलब क्या हुआ? n टर्न्स का मतलब हो गया कितनी इक्विवेलेंट रिंग्स आ रही है, n। अगर मान लीजिए 5 टर्न्स है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, 5 एक जैसी रिंग्स हैं या एक जैसे लूप्स हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, मैग्नेटिक फील्ड का के फॉर्मूला में, यानी जो भी आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे उससे मल्टीप्लाई। ये तो मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट करेंगे एक सिंगल लूप के लिए। अब जितने भी टर्न्स होंगे आपने उसको फाइनल आंसर के लिए मल्टीप्लाई कर देना है। ये आंसर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, ये आपने मुझे सॉल्व करके भेजना है। यह सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस R is carrying current I. At what distance from center of the coil the magnetic field at a point on its axis is equal to 1/64 times the magnetic field at the center of the coil। तो ये वीडियो ध्यान से देख करके आपको ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके भेजना है। तो ये लेक्चर मैं यहीं खत्म कर रही हूँ।